हम लोग एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अनुसार जो हमारा सेकेंड चैप्टर है विलयन, उसके अंतर्गत हम विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से आज हम चौथी विधि पढ़ेंगे, मोलरता। पहली विधि जो हमने पढ़ी है वह प्रतिशत सांद्रता है, दूसरी विधि हमने पढ़ी है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, और तीसरी विधि हमने पढ़ी है नॉर्मलता, और आज हम चौथी विधि मोलरता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट हमारा जो पहले हमने पढ़ा है कुछ उससे रिलेटेड ही है, कह सकते हैं कि जैसे कि अगर मान लें हमारे पास कोई विलयन है और इस विलयन का आयतन अगर हमने 1 लीटर मान लिया है, विलयन का आयतन हमने क्या किया है 1 लीटर मान लिया है, और इस विलयन में जो विलेय है, विलयन में जो विलेय है इस को हम मोल में डिफाइन करें, है ना। चीज़ वही है जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि ग्राम प्रति लीटर में जब सांद्रता की बात करते हैं तो भी हम कहते हैं कि 1 लीटर विलयन में जो विलेय पदार्थ उपस्थित है उस विलेय पदार्थ की मात्रा को ग्राम में व्यक्त कर देते हैं तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। और जब हम 1 लीटर विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा को ग्राम तुल्यांकों की संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं तो हम उस सांद्रता को नॉर्मलता कहते हैं। इसी प्रकार से जब हम 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को मोलों की संख्या में व्यक्त करते हैं, मोलों की संख्या में व्यक्त करते हैं तो इसे हम कहते हैं मोलरता। बात स्पष्ट हो रही है। तो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों में यह चौथी विधि है मोलरता, जिसे हम कह सकते हैं कि एक ऐसा विलयन जिसके 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा जो है मोलों की संख्या में व्यक्त की गई हो, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, मोलरता कहेंगे। ठीक है, तो हमारी डिफिनीशन हो गई, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को अगर हम फार्मूलाइज करें तो लिख सकते हैं मोलरता, और मोलरता को हम कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। जैसे हम नॉर्मलता को कैपिटल N से व्यक्त करते हैं वैसे ही हम मोलरता को कैपिटल M से व्यक्त करते हैं, और कह सकते हैं कि मोलरता इज इक्वल टू विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, यानी कि हमारी जो डिफिनीशन जिस तरह की है उसी तरह से हमारा फार्मूला क्या बन गया कि मोलरता इज इक्वल टू विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। अब इसको हम थोड़ा सिंपल फॉर्म में कहेंगे, जैसे मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय पदार्थ की मात्रा विलेय पदार्थ की मात्रा, और मात्रा किसमें, ग्राम में, अपॉन विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। ठीक है, तो हम इसके द्वारा इसको और सिंपल कर सकते हैं। तो हमारा जो फार्मूला हो जाएगा मोलरता इज इक्वल टू विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम क्या करेंगे, सिंपल करेंगे और लिख सकते हैं इसको
विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का अणुभार, ये हमने किसकी जगह लिख लिया है, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या की जगह लिखा है, और अपॉन है विलयन का आयतन लीटर में, तो यहाँ लिखेंगे इनटू विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा फार्मूले को इस तरह से भी दिखाते हैं। विलेय की मात्रा को हम दिखाते हैं किस चीज़ से, W से दिखाते हैं। विलेय की मात्रा को हम W ग्राम में दिखाते हैं। विलेय का अणुभार यानी मॉलिक्यूलर वेट, इसको हम कैपिटल M से दिखाएंगे। तो चूंकि हम यहाँ मोलरता को भी दिखा रहे हैं तो इस चीज़ को थोड़ा सा वो कर लेंगे, विलेय का अणुभार भी M से ही दिखाते हैं। और विलयन का आयतन जो है वो V, और इसको मॉलिक्यूलर वेट है हमारा, और ये V लीटर में है। और ये हमें पता है कि अगर हमारा V लीटर में है और मिली लीटर में अगर हमारे प्रश्न में दे दिया जाए तो हम क्या करते हैं, इन सिंपल वे क्या करते हैं, M = W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू V मिली लीटर अगर दे दिया जाए तो ऊपर क्या जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ अणुभार को क्या करते हैं, M बार से दिखा दें, M डैश ऐसे करके दिखा देते हैं इसको। ठीक है, M डैश से दिखा दिया थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए, केवल ये हमारा मोलरता है और ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फार्मूला है वो एक ये मिल गया इस तरह से। तो हमारे जो एग्ज़ाम में प्रश्न है वो तीनों तरह से हमें ध्यान देना पड़ेगा। डायरेक्ट भी दे सकता है, यदि किसी विलयन में किसी विलेय पदार्थ के इतने मोल घुले हैं, विलयन का आयतन इतना कर दिया गया, तो है ना, विलयन की मोलरता क्या होगी, मात्रा दे दिया जाएगा, किसी पदार्थ का नाम दे करके, फार्मूला दे करके, तो उससे आप अणुभार निकाल लेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें जो है आती हैं, जिसको अभी हम प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे भी। ठीक है, तो ये हमारा कुल मिलाकर के जो मोलरता है वो हमने देख लिया कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। और मोलरता = हो जाता है विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। और मोलों की संख्या को हमने सिंपल कर लिया है, मोलों की संख्या जो होती है विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का अणुभार होती है। और इसको हम इस फार्मूले में पुट करेंगे मोल की जगह पे, तो विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में अपान विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन लीटर में, ये फार्मूला मिलता है। और विलयन का आयतन अगर मिली लीटर में है तो ऊपर क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इतनी छोटी सी बात है। अगर हमारे एग्जाम में अगर प्रश्न पूछता है कि मोलरता किसे कहते हैं तो हम इतनी बातों को वहाँ पर बता देंगे। बाकी इसके बाद क्वेश्चन को एक्सटेंड करता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से करता है। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि हमने जो इससे पहले पढ़ रखा है सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां ग्राम प्रति लीटर में और नॉर्मलता में, तो हम पहले इसको देखते हैं कि मोलरता का ग्राम प्रति लीटर सांद्रता से क्या संबंध है और मोलरता का नॉर्मलता से क्या संबंध है। ठीक है, तो हम देखते हैं मोलरता और ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में क्या संबंध है। तो हमने देखा था कि जो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता जो होती है = होती है, जिसको हम सांद्रता स्ट्रेंथ भी कहते हैं, इसलिए इसको कैपिटल S से भी दिखा सकते हैं, है ना। तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता को कैपिटल S से भी दिखाया जा सकता है। तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में होता क्या है, विलेय पदार्थ की मात्रा W बटे विलयन का आयतन लीटर में या मिलीलीटर जो भी है ना। तो सपोज दैट अगर हमने मिलीलीटर में दिखाया इसको तो हम क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम यही चीज़ है। तो हमने क्या करना है, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 कर दें, इसको कर दें इक्वेशन नंबर 2, तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम क्या देखते हैं कि यह पूरा का पूरा ये जो टर्म है, देखें ध्यान से इसको देखिए,
कि W/VmL × 1000, ये चीज़ जो है ये पूरा का पूरा क्या चीज़ है, ये ग्राम प्रति लीटर सांद्रता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि मोलरता बराबर क्या हो सकता है, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता अपॉन क्या लिख सकते हैं इसको हम, अणुभार, विलेय का अणुभार। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक फार्मूला ये आ गया हमारे पास कि मोलरता जो है इज इक्वल टू क्या हो गया, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बटे विलेय का अणुभार। या अगर इसका कभी कभी क्या होता है प्रश्न में मोलरता पूछा जाएगा, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता दे दी जाए, कोई विलयन दे दिया जाए, कह दिया जाए कि इस विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता इतनी है तो इसकी मोलरता कितनी होगी। तो उसमें जो विलेय पदार्थ दिया गया रहेगा कि विलयन जो है इस विलेय पदार्थ का बना है, जैसे मान लीजिए यूरिया का एक विलयन है जिसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता इतनी है, तो मोलरता बताइए, तो मोलरता हो जाएगा ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता को पुट करेंगे यहाँ पर और यूरिया का अणुभार लिख देंगे, है ना। इसी तरह किसी भी फार्मूले को हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। या इसी प्रश्न को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, सपोज दैट अगर जैसे मान लीजिए मोलरता दिया किसी की, इसको अभी हम प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे भी, तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता मान लीजिए, है ना, ये पूछी जाए और दे दिया है मोलरता, तो क्या हो जाएगा, मोलरता को कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे अणुभार से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। अणुभार किसका, विलेय का, ध्यान रखिएगा, है ना, विलेय का अणुभार। तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, मोलरता गुणित विलेय का अणुभार। ये भी एक फार्मूला आता है, यानी कि इसको तरह तरह से हम फार्मूले को लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध है। तो आइए हम देखते हैं नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध है। तो नॉर्मलता के बारे में हमने पढ़ रखा था कि नॉर्मलता क्या होती है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, फार्मूले को पहले लिख लेते हैं। नॉर्मलता इज इक्वल टू होता है विलेय की मात्रा, यानी जिसे हम W कहते हैं, बटे क्या होता है, विलेय का तुल्यांकी भार गुणे समोची विलयन का आयतन लीटर या मिलीलीटर, जो भी है मिलीलीटर लिखेंगे तो ऊपर क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही नॉर्मलता का फार्मूला है। अब हम थोड़ा सा विलेय को जरा देखते हैं। विलेय दो तरह का हो सकता है, या तो विलेय की प्रकृति अम्ल जैसी हो सकती है, सपोज दैट, यानी कि अगर हम तुल्यांकी भार को हम दिखाते हैं कैपिटल E से, और E मान लीजिए किसी हम एसिड की बात करें, किसी अम्ल की बात करें, अगर मान लीजिए किसी अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना है तो ये हो जाता है अम्ल का अणुभार बटे इसकी क्षारकता। इसी प्रकार से मान लीजिए तुल्यांकी भार अगर हमको किसी क्षार का निकालना है, बेस का, तो हम इसको लिखते हैं अणुभार बटे अम्लता से दिखाते हैं। यानी फार्मूला एक जैसा ही है कि हमको थोड़ा पहचान लेना पड़ेगा कि जो हमारा विलेय पदार्थ दिया गया है वो एसिड है या बेस है। तो अगर एसिड है तो उसके अणुभार में क्या करेंगे, क्षारकता से डिवाइड कर देंगे, और अगर बेस है तो उसके अणुभार में अम्लता से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस अम्लता या क्षारकता को हम क्या करते हैं, स्मॉल n से दिखा देते हैं, यानी कि हम अम्लता या क्षारकता के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल n यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, इसको फार्मूले को हम सिंपल करते हैं थोड़ा सा, यानी कि नॉर्मलता n इक्वल टू विलेय की मात्रा W अपॉन, अब तुल्यांकी भार की बात करें तो तुल्यांकी भार क्या होगा, अणुभार बटे n हो जाएगा, है ना।
और ये भी अणुभार बटे n हो जाएगा। तो लिख सकते हैं इसको हम अणुभार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट। कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हम यहाँ पर अणुभार की जगह m नहीं लिख के अणुभार ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। और अपॉन क्या है, n है, बस में आ रही है, अणुभार बटे n, ई की जगह पे लिख रहे हैं हम अणुभार बटे n लिख रहे हैं। तो अब n क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, n को हम पूरा कर दें पहले, 1000 इंटू n, ठीक है। और इंटू ये क्या हो जाएगा, v मिली लीटर। बात स्पष्ट हो रही है। हमने नॉर्मलता को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लिया है। अब हम देखें हमारे इस फार्मूले में यह जो पार्ट है वो क्या है, यही तो है, ध्यान से देखें, मोलरता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू ml है, तो ये 1000 हो गया ऊपर, यही चीज़ तो है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं नॉर्मलता इज इक्वल टू क्या हो सकता है, मोलरता इंटू n। बात स्पष्ट हो रही है। यानी ये फार्मूला बहुत एग्जाम में आता भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि नॉर्मलता इज इक्वल टू मोलरता गुणे अम्लता या क्षारकता, जो भी हो, है ना। किसी एसिड के लिए नॉर्मलता लिखेंगे तो मोलरता गुणे क्षारकता कहलाएगी, और किसी बेस के लिए नॉर्मलता लिखेंगे तो मोलरता गुणे अम्लता कहलाएगी। बात ये तो n इक्वल टू m इंटू n। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मलता जो है वो मोलरता से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। बस समझ रही है, नॉर्मलता मोलरता के बराबर हो सकती है, दिस वन, नॉर्मलता इज इक्वली ग्रेटर देन m, यानी कि नॉर्मलता मोलरता के बराबर या उससे बड़ी हो सकती है सदैव, ठीक है। और मोलरता नॉर्मलता के बराबर और हमेशा उससे क्या हो सकती है, बराबर होगी या तो छोटी होगी, ठीक है। तो नॉर्मलता और मोलरता में कौन बड़ा हो सकता है, अगर प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो हमेशा बड़ा अगर होना होगा तो नॉर्मलता ही बड़ी हो सकती है मोलरता से, अदरवाइज दोनों बराबर हो सकते हैं, लेकिन मोलरता कभी भी नॉर्मलता से अधिक नहीं हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट्स हैं, है ना। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। इस फार्मूले के द्वारा हमारे पास जो एक रिजल्टेंट आया वो यही आया, तो हमको इस बात को क्या करना पड़ेगा, एकदम अपने दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि इसको तरह तरह से स्टेटमेंट्स जो है के रूप में पूछा जा सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो हमारे पास कुल मिलाकर के मोलरता का ग्राम प्रति लीटर सांद्रता से क्या संबंध है, ठीक है, और नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध है, ये भी हमने देख लिया। अब हमारे पास क्या है, केवल इन पर बेस्ड सवाल लगाने का है, ठीक है। तो इसको हम आगे देखते हैं। जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोटा सा दिया हुआ है कि जैसे उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर विलयन में घुला हुआ है। यानी कि एक विलयन दिया गया, हमें क्या दिया गया, विलयन दिया गया। अब इस विलयन का जो आयतन वो कितना है, 450 मिलीलीटर है, और इसमें जो विलेय पदार्थ मौजूद है वो कितना है, 5 ग्राम दिया गया है। और कह रहा क्या निकालना है, मोलरता की गणना करनी है हमें, ठीक है। तो मोलरता कैपिटल M इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, हम इसको डैश से दिखा देते हैं, इंटू V मिलीलीटर, ऊपर क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही तो हमारा फार्मूला है, सिंपल सा। अब इसमें हम देखें हमारे प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। तो विलेय का जो मात्रा है W वो कितना है, 5 ग्राम है। अब M डैश कह रहा है मॉलिक्यूलर वेट यानी NaOH है, तो विलेय का अणुभार कितना होगा। अब NaOH दिया है, अब NaOH का अणुभार होता है 40। अणुभार निकालने का प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ फार्मूले जिस पर आधारित प्रश्न ज़्यादातर आते रहते हैं, आप उनके कुछ फार्मूले निकालने का, फार्मूले से वेट निकालने का इसको देख लिया करें। जैसे NaOH है तो N परमाणु भार अगर हमें पता होना चाहिए। जैसे कुछ चीज़ें हैं वो कॉमन है, एग्ज़ाम में दी ना जाए, ये कोई है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एग्ज़ाम में दिया ही जाए। तो जैसे Na का परमाणु भार होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है
1। अब NaOH में एक सोडियम है और एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है, तो सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40। इसी को क्या बोलेंगे, ये अणुभार हो गया। तो ये NaOH का ये अणुभार है, तो m डैश हो गया 40। ठीक है। अब VmL ये दिया हुआ कितना, 450 मिलीलीटर की बात कर रहा है। तो ये कुल कितना हो गया, ये हो गया 5/40 इंटू 450 ml इंटू ऊपर कितना हो गया 1000। ठीक है। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.278। ठीक है। काट पीट लेंगे इसको, उसका कितना जाएगा 0.278। अब इसको हम लिखें कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 0.278 m। ठीक है। या इसी को लिखने का दूसरा तरीका है 0.278। अब हम अपने फार्मूले को ध्यान दें, ये ऊपर ये जो चीज़ है वो क्या है, मोल है, और ये क्या है, लीटर है। तो इसको लिखते हैं मोल प्रति लीटर लिख सकते हैं। मोल प्रति लीटर लिखें या केवल कैपिटल M लिख दें, दोनों बात एक ही है। तो ये एक छोटा सा प्रश्न है। अब इसके बाद एक और प्रश्न हम देखते हैं। अब जैसे एक प्रश्न ये है कि 11.7 ग्राम NaCl को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर NaCl दे दिया है, तो हमें NaCl का फार्मूला वेट निकालना होगा। फार्मूला वेट इसका कितना आ जाएगा, Na का 23 होता है और Cl का 35.5 होता है। ठीक है। दोनों को जोड़ लिया तो NaCl का मॉलिक्यूलर वेट हो गया या फार्मूला वेट हो गया। तो ये प्रश्न भी क्या है, इसी तरह से ही है, सेम टाइप का ही है, केवल फार्मूले का अंतर है। NaOH की जगह NaCl दे दिया, मोलरता निकालना है। ठीक है। तो ये प्रश्न भी उसी तरह से है। ये क्वेश्चन जो है सन 2011 में बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया था। ठीक है। तो इसको लगा लेंगे। अब इस प्रश्न में भी देखें, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम क्लोराइड यानी कि क्या है, NaCl ही तो है, को 200 ml विलयन में घुला हुआ है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो ये प्रश्न भी क्या है, सेम क्वेश्चन हो गया एक तरह से, है ना। केवल यानी कि ये न्यूमेरिकल वैल्यूज जो हैं वो बदल दी जा रही हैं, फार्मूला बदल दिया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन एक जैसा ही है, लैंग्वेज का केवल फ़र्क होगा। यह क्वेश्चन जो है सन 2007 में और 2018 में पूछा गया है, रिपीट किया गया था इसको। ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, 14.9 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया, इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ भी वही चीज़ है, फार्मूला बदल दिया गया, केवल NaCl की जगह सोडियम क्लोराइड की जगह पोटेशियम क्लोराइड KCl आ गया। अब KCl के लिए प्रमाण भार एग्जाम में से दिया गया है ना, तो हम इसको निकाल लेंगे, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे। यह क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में सन 2000 में पूछा गया है। ठीक है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न हो गया हमारे लिए, कि जैसे कह रहा है कि एक विलयन है, यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे सपोज दैट ये हमारा एक विलयन है जिसका आयतन जो है 250 मिलीलीटर है, लेकिन यहाँ पर जो विलयन है वो मेथनॉल में है, तो 250 ml मेथनॉल में बेंजोइक अम्ल का, यानी इसमें जो हमने विलेय मिलाया है वो क्या है, हमारा विलेय है बेंजोइक अम्ल। ठीक है। और जिसकी सांद्रता दे रखा है 0.15 m। अब हमारे प्रश्न में यह प्रश्न किस टॉपिक से रिलेटेड है, ये हमारे प्रश्न को ध्यान से देखने पे पता चल जाएगा कि 0.15 m लिखा हुआ है, तो m जो है वो मोलरिटी यानी कि मोलरता का सिंबल है, तो हमारा प्रश्न जो है वो मोलरता से रिलेटेड हो गया। अब कह रहा है कि जो विलयन है वो उसका आयतन कितना है 250 मिलीलीटर,
तो हम पहले तो यहाँ देखते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट किसका, विलेय का, मॉलिक्यूलर वेट किसका, विलेय का, और ये विलियन का आयतन मिलीलीटर इंटू ऊपर जो है क्या हो गया 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में W दिया हुआ है, कितना है, ध्यान से देखें क्या कर रहा है, आवश्यक, तो कह रहा है बेंजोइक अम्ल की आवश्यक मात्रा की गणना करनी है। तो बेंजोइक अम्ल की मात्रा ग्राम में, तो यही तो है W, यानी कि हमको यही निकालना है। फिर बात आती है M डैश, यानी कि बेंजोइक अम्ल का जो मॉलिक्यूलर वेट है। तो बेंजोइक अम्ल का हमें फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, C6H5COOH, ठीक है। और इसका जो अणुभार आएगा, मॉलिक्यूलर वेट, वो आएगा 122, ठीक है। निकाल के देख लेंगे। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, और कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 16 एंड 1, सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कार्बन के लिए कितना होगा 12, हाइड्रोजन का कितना होगा परमाणु भार 1, ऑक्सीजन का कितना होगा 16। तो हमें क्या करना है सबको, अब 6 कार्बन है तो 6 इंटू 12 प्लस 5 हाइड्रोजन है तो 5 इंटू 1 प्लस एक कार्बन फिर आ गया 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 16 प्लस हाइड्रोजन, सबको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 122 आ जाएगा, ठीक है। तो एम डैश हो गया 122। वी मिलीलीटर में कितना आयतन होगा, 250 मिलीलीटर में बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर एम की वैल्यू दी हुई है, कितना दिया है एम 0.15, तो इसको हम लिखेंगे 0.15 इक्वल्स वेट निकालना है हमें अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 122 इंटू 250 इंटू 1000, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, W को कैलकुलेट 4 दिया जाएगा 575, ठीक है। इसको लगा के देख लेंगे और यहाँ पर लेते हैं कितना जगह ये W है, तो किसमें यूनिट हो जाएगी इसकी ग्राम में। इस चीज़ का हमें ध्यान में रखना होगा। बात स्पष्ट हो रही है। तो हमारे इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं जो मोलरता से रिलेटेड हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं, केवल थोड़ा सा हमें फार्मूले से इसका हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और इन पैरामीटर्स को सही तरीके से पुट करना है हमारे फार्मूले पर। उसी क्रम में आइए हम एक बहुत छोटा सा बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आता है इस तरह का प्रश्न, और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। कह रहा 0.2 m H2SO4 विलयन की नार्मलता व ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात कीजिए। हम लोगों ने पढ़ा था कि इनका आपस में इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो हमने देखा था कि नार्मलता इज इक्वल टू होता है मोलरता गुणे n। अब यहाँ पर हमारा ये H2SO4 दिया है, तो H2SO4 के लिए n कितना होगा, ये हमें इसको देखना होगा यहाँ पर कि इसके लिए n कितना होगा। तो n को हमने बोला था कि n जो है किसी अम्ल की क्षारकता है या किसी क्षार की अम्लता है। तो हमारे प्रश्न में जो दिया है वो H2SO4 है, एक अम्ल है यानी एसिड है। तो n हमारे इस एसिड के लिए कितना हो जाएगा, तो हमें ये पता है कि H2SO4 जब आयनित होता है तो ये 2H प्लस SO4 डाई माइनस ये देता है। यानी कि यह जो H2SO4 एक ऐसा एसिड है जो क्या करता है, 2 प्रोटॉन रिलीज़ करता है, 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करता है। तो वह पदार्थ जो विलयन में हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करता है वही अम्ल है, और जितने हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करता है वही उसकी क्या कहलाती है, क्षारकता कहलाता है। तो ये जो H2SO4 है यह 2H प्लस रिलीज़ करता है, इसलिए ये N जो है क्या हो जाएगी, उसकी क्षारकता हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,
बहुत सिंपल है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, अब यहाँ से नॉर्मलता चूँकि पूछ रहा है और मोलरता दे रखा है 0.2 दे रखा है इंटू स्मॉल n, यानी कि जो क्षारकता है वो कितनी हमने निकाल ली है, 2 निकाल ली है, तो कितना हो गया 0.4 n, यानी कि नॉर्मलता कितनी आ गई, नॉर्मलता इज इक्वल टू 0.4 n, या इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं, 0.4 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा एक जवाब। इसी प्रश्न का एक और पार्ट है कि इसी विलेन की ग्राम प्रति लीटर में भी सांद्रता निकालनी है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कि ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या होती है। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर होता है मोलरता गुणे विलेय का अणुभार, मोलरता गुणे विलेय का अणुभार। तो मोलरता कितनी है, 0.2 m है, इंटू विलेय का अणुभार, हमारा विलेय क्या है, H2SO4 है, तो कितना जाएगा 98 इज इक्वल टू 19.6 ग्राम पर लीटर। हम लोगों ने नॉर्मलता वाले टॉपिक में पढ़ा था नॉर्मल सॉल्यूशन के बारे में। सेम उसी पैटर्न पे हम मोलर सॉल्यूशन, मोलर विलयन भी देखते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर यह कोई विलयन है जिसका आयतन हमने क्या माना है, 1 लीटर माना है, और उसमें जो विलेय पदार्थ घुला हुआ है, इस विलयन में जो विलेय पदार्थ घुला है उसमें हमने क्या है, विलेय पदार्थ की मात्रा को किस में दिखाया है, मोलों की संख्या में दिखाया है। और अगर हम यह कहें कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के यदि मोलों की संख्या 1 हो, तो ऐसे विलयन को ही हम क्या कहेंगे, मोलर विलयन कहेंगे। ठीक है, जब 1 लीटर विलयन में विलेय पदार्थ का 1 मोल घुला हो तो इसे मोलर विलयन कहते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह से जैसे हमने नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए कहा था कि जब 1 लीटर विलयन में विलेय पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो तो उसे नॉर्मल विलयन कहते हैं। उसी प्रकार से जब 1 लीटर विलयन में विलेय पदार्थ का 1 मोल घुला हो तो इसे हम मोलर विलयन कहते हैं। ठीक है, फिर छोटे छोटे कुछ हम टर्म्स हमने देखे थे, वैसे यहाँ पर भी देखेंगे। तो हम जैसे अगर हमारे किसी प्रश्न में कहीं अगर मोलर शब्द का प्रयोग किया जाए कि एक विलयन है ना, मोलर विलयन है, तो हम तो समझ जाएंगे ये चीज़, है ना, कि एक ऐसा विलयन है जिसके 1 लीटर में 1 मोल जो है विलेय पदार्थ घुला हुआ है। तो इसको हम दिखाते हैं कैपिटल M से, इस प्रकार से। ठीक है, और इसी प्रकार से फिर अगर मान लीजिए सेमी मोलर लिखा हो कहीं पे, सेमी मोलर, तो सेमी मोलर का मतलब हो जाएगा M/2। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए किसी प्रश्न में डेसी मोलर विलयन लिखा हो मिले, डेसी मोलर विलयन, डेसी मोलर विलयन, तो डेसी मोलर विलयन अगर कहीं मिलेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा N/10। कहीं अगर आपको सेंटी मोलर विलयन मिलता हो तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, सॉरी M है, M/100। ठीक है, और अगर कहीं मिली मोलर लिखा हो, मिली मोलर विलयन, तो ये हो जाएगा M/1000। सेम उसी तरह से जैसे हमने नॉर्मेलिटी के सेंस में नॉर्मल विलयन में देखा था, है ना, उसी तरह से ये मोलरिटी के सेंस में मोलर विलयन को हम डिफाइन कर लेते हैं।